दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। तुम्हारी नीतू मामी का फ़ोन आया था। बेटी के घर लौटते ही कविता ने उसे सूचित किया, परंतु गीतिका तो मानो वहाँ होकर भी नहीं थी। उसने अपना पर्स एक ओर फेंका, सैंडल उतारे और सोफे पर पसर गई। कविता जी ने आंखें मूंदे लेटी अपनी बेटी गीतिका को देखा। मन मस्तिष्क में झंझावात सा उठा। वह दिन भर गीतिका की प्रतीक्षा में बैठी रहती, पर वह घर लौटकर मानो माँ पर बड़ा उपकार करती। उसके पास माँ से बात करने का समय भी नहीं होता। कविता जी मन महसूस कर रह गई। हार कर उन्होंने टीवी खोल लिया। बेमन से रिमोट हाथ में थामे अलग अलग चैनलों का जायजा लेने लगी। उधर गीतिका सोफे पर ही सो गई थी। कविता ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। कितने लाड प्यार से पाला था गीतिका को। उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ना दिन देखी न रात। पर अब वही बेटी अपने सामने किसी और को कुछ समझती ही नहीं। कविता जी उस घड़ी को कोस रही थी जब उन्होंने गीतिका को बड़े शहर में आकर नौकरी करने की अनुमति दी थी। उनके पति रमेश ने साफ मना किया था कि बेटी अकेले अजनबी शहर में जाकर नहीं रहेगी, लेकिन कविता जी ने बेटी के अधिकारों का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने कड़वे शब्दों में कहा, जब बेटा दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई कर सकता है, नौकरी कर सकता है, तो बेटी क्यों नहीं। रमेश जी ने माँ बेटी के सामने हथियार डाल दिए। गीतिका मुंबई आ गई। अब गीतिका जब भी अपने घर जाती, ब्रांडेड कपड़े, कंधों तक कटे हुए केस, बड़ी अदाकारी से लहराती तो कविता जी का गुमान सातवें आसमान पर होता। पड़ोसियों को जलते देख कविता जी को बहुत सुकून मिलता। इसी दिन के लिए तो वह जी रही थी, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। कविता जी का विवाह बड़े संयुक्त परिवार में हुआ था, जिसमें छोटी छोटी आवश्यकताओं को मार कर रहना पड़ता था। पर गीतिका के MBA करते ही उसे 40 लाख रुपए प्रति वर्ष की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इससे कविता जी की नाक कुछ ज़्यादा ही ऊंची हो गई थी। मुंबई में ही कविता जी के भाई श्याम बाबू और भाभी नीतू रहते थे। आरंभ में रमेश जी ने सख्त हिदायत दे दी थी कि गीतिका अपने मामा मामी के साथ रहेगी। गीतिका ने भी इसको मान लिया, क्योंकि अगर वह विरोध करती तो शायद नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। कविता के भाई श्याम का संपन्न परिवार था और घर में कठोर अनुशासन था। वह पूजा पाठ और संस्कारों को मानते थे, लेकिन गीतिका को मामा मामी की रोक टोक पसंद नहीं आई। उसने शीघ्र ही अलग फ्लैट ले लिया। रमेश ने यह सुना तो वह भड़क उठे और कविता को तुरंत ही बेटी के साथ रहने के लिए मुंबई भेज दिया। पर कविता जी मुंबई जैसे बड़े शहर से 4 दिन में ही उब गई। गीतिका सुबह 9 बजे घर से निकलती और रात के 11 बजे वापस लौटती। घर में जितनी देर रहती लैपटॉप पर बिजी रहती। कविता का बस चलता तो वह कब की वापस लौट जाती, लेकिन रमेश की आज्ञा का उल्लंघन करके वह कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। कविता जी इन्हीं विचारों में खोई थी कि गीतिका की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। माँ, कहाँ खो गई? चलो खाना खा लो। कविता जी बोली, तो हो गई तुम्हारी नींद पूरी? अपनी माँ से बात करने का तो तुम्हें समय ही नहीं मिलता। गीतिका बोली, मम्मी नाराज़ हो गई क्या? परंतु नाराज़ होने की कोई वजह तो होनी चाहिए। गीतिका जी बोली, मैंने तुझसे कहा था कि तुम्हारी नीतू मामी का फ़ोन आया था, परंतु तुमने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। क्या यह कारण काफ़ी नहीं है? गीतिका बोली, मैंने सुन लिया था माँ, परंतु उत्तर देने जैसा कुछ था ही नहीं। मैं भली भांति जानती हूँ कि मामा मामी ने क्या कहा होगा। मेरी बुराइयों का पिटारा खोल दिया होगा आपके सामने। और सच बताऊँ माँ, मैंने उनके घर में 6 महीने कैसे बिताए यह तो केवल मैं ही जानती हूँ। कितना कठोर अनुशासन है उनके घर में। मुझे तो उनके बच्चों पर तरस आता है। कैसे रहते हैं वे दम घुटने वाले अनुशासन में, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। कविता जी बोली, परंतु उन्होंने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। वह तो कह रही थी कि बिना मिले ही वापस मत चली जाना। गीतिका गुस्सा होकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं उनके यहाँ जाने की। बड़े आए धनी लोग, अब आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका दिया नहीं खाती, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कविता जी बोली, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? पैर जमीन पर रख, ज़्यादा उड़ना ठीक नहीं होता। फिर शाम मेरे बड़े भैया हैं। भैया भाभी के अनगिनत उपकार हैं मुझ पर। तुम भुला सकती हो, परंतु मैं नहीं। गीतिका बोली, ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो कल ऑफिस जाने से पहले मैं आपको उनके यहाँ छोड़ दूंगी। अगले दिन ऑफिस जाते समय गीतिका अपनी माँ को मामा मामी के यहाँ लेकर पहुँची तो पति पत्नी ने हाथ जोड़कर गर्म जोशी से उनका स्वागत किया।
बहुत जोर डालने पर गीतिका अंदर तक आ गई थी, लेकिन समय न होने का बहाना बनाकर तुरंत ही वहाँ से चलती बनी। नीतू ने शिकायती लहजे में कहा, कविता, जिस दिन से यहाँ से गई है आज सूरत दिखाई है तुम्हारी बेटी ने। कविता जी बोली, भाभी, उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हो कि वह किसी की नहीं सुनते। वैसे वह आप दोनों का बहुत सम्मान करती। श्याम जी बोले, बहन, मैं किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, पर तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। तुमने कभी हमसे पूछा नहीं कि गीतिका यहाँ से क्यों चली गई थी? कविता जी थोड़ा चौंक कर बोली, मैंने गीतिका से पूछा था भैया, परंतु वह तो आपके बारे में बुरा भला कहने लगी। कहती है कि आपके घर के कठोर अनुशासन में उसका दम घुटने लगा था। नीतू जी बोली, अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ तो कहेगी, परंतु हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। आगे तुम्हें जो उचित लगे वही करना, हम बीच में नहीं आएंगे। गीतिका यहाँ आई थी तो 2-3 सप्ताह तक तो सब ठीक रहा, फिर उसके ढेरों मित्र आने लगे। रात के 12 बजे तक पार्टियाँ चलती, कान फोड़ म्यूजिक चलता। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पड़ोसियों ने शिकायत की तो हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए गीतिका को अलग फ्लैट लेने के लिए कह दिया। श्याम जी बोले, कविता बहन, तुमसे छुपाना क्या, मैंने स्वयं गीतिका को मित्रों के साथ नशीली दवा और शराब लेते देखा है। युवाओं के संबंध में तुम क्या कुछ नहीं जानती। इससे अधिक मैं और तुम्हें क्या बताऊं कि ऐसे युवा सीमाएं लांघते समय अपने खानदान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। कुछ समय के लिए हवाएं थम सी गई। कविता जी के चेहरे पर अनेक हाव भाव आ रहे थे। नीतू ने पूछा, क्या हुआ कविता, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ तो कहो, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा। कविता जी बोली, बोलूँगी भाभी, अवश्य बोलूँगी, पर सबसे पहले तो आप यह भली भांति समझ लीजिए कि मुझे अपनी बेटी पर अटूट विश्वास है। आपको अपना समझकर उसे आपके साथ यहाँ रहने को भेजा था, वरना वह तो किसी संबंधी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, और आप लोग हैं कि उसे ही बदनाम कर रहे हैं। श्याम जी बोले, बहन, तू यह क्या कह रही? गीतिका हमारी बेटी जैसी, हम उस पर झूठे आरोप नहीं लगा रहे। कविता जी बोली, बेटी जैसी है पर बेटी तो नहीं है। भैया, आप लोग जलते हैं मेरी बेटी से। कोई लड़की मेरी गीतिका की पूरी बिरादरी में बराबरी नहीं कर सकती। हर कक्षा में वह प्रथम आती थी। छोटी सी आयु में इतनी ऊंची नौकरी मेरी बेटी को मिली, इसलिए सब बौखला गए और उस पर कीचड़ उछाल रहे। आप भी उन्हीं लोगों में से जो मेरी बेटी से जलते हैं। श्याम जी सन रह गए। उनकी छोटी बहन उन पर ऐसा आरोप लगाए, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे बोले, नीतू, जाओ चाय नाश्ते का प्रबंध करो, इस संबंध में अब और कोई बात नहीं होगी। कविता जी बोली, नहीं भैया, कीजिए, खूब बातें कीजिए। मेरी गीतिका को बदनाम किए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। अपने हमारी बहुत सहायता की, परंतु पूरा हिसाब किताब पूरा कर लीजिए। परंतु कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। श्याम जी शांत स्वर में बोले, चलो ठीक है बहन, तुम्हारी गीतिका जैसी कोई नहीं। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। वह दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, माफ़ कर दो मुझे, जो तुम्हें अपना समझकर मैंने कुछ कहा। इसके बाद चाय नाश्ते और दूसरी बातों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। गीतिका अपनी माँ को लेने आ गई। घर आते ही गीतिका ने माँ से शिकायती अंदाज में कहा, मिले अपने भाई भाभी से, अब पड़ गया सुकून। कविता जी गुस्से में बोली, मिल आई और खरी खरी सुना भी आई। वे होते कौन है मेरी बेटी को बदनाम करने वाले? गीतिका बोली, मैं कहती थी ना माँ, वे लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। कविता जी बोली, तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा जवाब देकर आई हूँ कि भविष्य में कभी तेरी बुराई करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। गीतिका बोली, अच्छा मम्मी, अब गुस्सा थूक दो, चलो आज बाहर डिनर करने चलते हैं। गीतिका के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। कविता जी बोली, अब तो बस एक ही इच्छा है कि तेरे लिए एक ऐसा घर वर ढूंढे कि सभी रिश्तेदारों की आंखें चुंधिया जाए। गीतिका बोली, मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जीवन साथी का चुनाव मैं स्वयं करूंगी, वह भी पूरी तरह से जांचने परखने के बाद। कविता जी चौंक गई, यह क्या कह रही हो तुम? कहीं तुमने किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? मन की बात तुरंत ही शब्दों में ढल गई। गीतिका ने बात बदली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी जानने समझने का समय आया है, लेकिन इसमें समय लगता है। आप निश्चिंत रहिए, अभी तो खोज शुरू हुई। गीतिका डिनर के लिए माँ को एक बड़े होटल में ले गई, जहाँ पर क्लब भी था। वहाँ पर बहुत से युवक युवतियाँ आंखों में आंखें डाले शराब के नशे में धुत थे। माँ को जूस का गिलास थमाकर गीतिका दोस्तों में व्यस्त हो गई।
खा पीकर घर लौटते समय कविता जी ने अजीब सी गंध कार में महसूस की तो वह चौंक गई। यह क्या गीतिका, तुमने मदिरा पी रखी है? गीतिका बोली, माँ, अब आप मध्यम वर्गीय मानसिकता से बाहर निकलो। उच्च वर्ग में रहने के लिए थोड़ी बहुत पीने को बुरा नहीं मानते। आप तो श्याम मामा और नीतू मामी की तरह बात करने लगी हो। थोड़ी सी पीने से कोई शराबी नहीं बन जाता। अगली बार मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहां पर बड़े बड़े अमीर घरों की लड़कियां नशे में नाचती झूमती है और दुनिया के गम भूल जाती। इसे ही तो जीवन की खुशी कहते हैं। खुलकर कमाओ और जी भर कर उड़ाओ। कविता जी आश्चर्यचकित होकर गीतिका का चेहरा देखने लगी। भाड़ में जाए ऐसी आधुनिकता। हमारे समाज में तो लड़कों को भी पीने की इजाज़त नहीं। अच्छा हुआ तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। मैं भी कितनी मूर्ख थी कि बेटी के मुंह में पड़कर अपने भैया भाभी से ही झगड़ा कर बैठी। गीतिका बोली, कम ऑन माँ, मुझे आपकी तरह चूल्हे चौके में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। लेक्चर देना बंद करो। गीतिका घर आते ही कमरे में जाकर सो गई, लेकिन कविता जी को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह गीतिका बोली, माँ, मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। आप पिताजी के पास क्यों नहीं लौट जाती? कविता जी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत पापा को है आपकी। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं, लाखों कमाती हूँ तो अपना ध्यान भी रख सकती हूँ। कविता जी बोली, इस बात की चिंता तुम मत करो। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया, वरना तुम्हारी सच्चाई मुझे कभी पता नहीं चलती। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं। गीतिका बोली, ऐसा आपने क्या देख लिया माँ जो आपको बेटी बिगड़ती दिखाई देने लगी? कभी अपने बेटे के लक्षणों की भी चिंता किया करो। कविता जी गुस्सा होकर बोली, अपने भाई पर इस तरह के आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जब भी उससे मिलने जाती हूँ आस पड़ोस के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि यहाँ पर तुम्हारे मामा मामी ने ही तुम्हारे बारे में इतना कुछ बताया कि मेरी नज़रें आज शर्म से झुक रही। मैं तो बिना बात ही उनसे लड़ झगड़ कर आ गई। तुम ही बताओ कि क्लब में नशे में धुत होकर तुम किसका मान सम्मान बढ़ा रही हो? तुम्हारे मामा मामी तो कुछ और ही बताना चाहते थे, परंतु मैं ही अपनी मूर्खता से उनकी बोलती बंद करा दी। गीतिका बोली, ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है माँ। मेरे संबंध में बात कोई और बताए इससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। मेरा एक सहकर्मी है दीपक, हम साथ ही रहते हैं। आप आ रही थी, इसीलिए वह कुछ दिनों के लिए यह फ्लैट छोड़कर कहीं और रहने चला गया है। यह सुनकर तो कविता जी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह बोली, यह क्या सुन रही हूँ मैं? संस्कारी परिवार है हमारा, तुझे कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? अगर ऐसी बातें बिरादरी में फैल गई तो तुमसे विवाह कौन करेगा? कविता जी सिर थाम कर बैठ गई। गीतिका बड़ी ही बेशर्मी से बोली, आप इसकी चिंता ना करो माँ, मैं आपकी बिरादरी में विवाह नहीं करने वाली। जरा सोचकर कविता जी बोली, ठीक है, अगर वह दीपक हमारी बिरादरी का नहीं है तो फिर साथ ही रहना, तो विवाह क्यों नहीं कर लेती उससे? गीतिका बोली, अभी हम एक दूसरे को परख रहे हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद अगर हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं तो विवाह की सोचेंगे। वैसे भी विवाह नाम की संस्था में मेरा और दीपक का कोई विश्वास नहीं। इसके बिना भी समाज का काम चल जाता है। कविता जी अपना माथा पीटने लगी। समझ नहीं आ रहा मैं रोऊं या हंसूं। तुम्हारे बाबूजी को पता चलेगा तो पता नहीं वह इस सदमे को सह भी पाएंगे या नहीं। गीतिका ने बड़ी ही बेहूदगी से कहा, ठीक है माँ, अब तुम्हें दीपक के बारे में पता चल ही गया है तो मैं आज ही उसे यहाँ वापस बुला लेती हूँ। आप भी उसे जांच परख लेना। गीतिका ऑफिस चली गई। कुछ देर बाद एक सुंदर नौजवान अपने 3-4 बैग्स के साथ घर में दाखिल हुआ। उसने अपना नाम दीपक बताया। कविता जी हतप्रभ रह गई। दिन भर बेचैनी में बीत गया। रमेश जी को कैसे बताए कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही। ऐसे ही कई दिन बीत गए। कविता जी का साहस नहीं हो पा रहा था कि वह बेटी की करतूतों के बारे में पति को साफ साफ बता पाती। आज उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह एक शब्द भी नहीं छुपाएगी, साफ साफ रमेश जी को बता देगी। रमेश जी को फ़ोन लगाने ही वाली थी कि गीतिका का फ़ोन आया। मम्मी, हम 8-10 सहेलियों ने रात्रि उत्सव का आयोजन किया है। मैं आज रात घर नहीं आऊँगी, कल सुबह मिलेंगे। माँ की प्रतिक्रिया जाने बिना ही गीतिका ने फ़ोन काट दिया। कविता जी का मन बेचैन हो उठा। कौन है ये 8-10 सहेलियाँ? मैं कैसे जान सकती हूँ इन्हें? कविता जी ने दीपक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, तुम मुझे बता सकते हो कि गीतिका की सहेलियाँ कौन कौन हैं? उनका नंबर मुझे दे दो प्लीज़। दीपक बोला, फेसबुक पर गीतिका की सैकड़ों सहेलियाँ हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि वह किस के साथ पार्टी कर रही? माँ जी, सच पूछिए तो हम एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते। यह कहकर दीपक ने हाथ खड़े कर दिए। कविता जी विस्तारित नेत्रों से उसे ताकती रह गई। दरवाज़ा बंद करके वह सो गया।
फिर कविता जी ने सारी जानकारी रमेश जी को दी। सारी बातें सुनकर रमेश जी ने उन्हें खूब बुरा भला कहा। कविता जी काफ़ी देर आंसू बहाती रही। कविता जी सोच रही थी कि रमेश जी जल्दी ही आकर बेटी को सही रास्ते पर ले आएंगे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से सबर था कि मैं गीतिका की सहेली कृपाली। हम लोग खा पीकर मस्ती करते हुए लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, परंतु गीतिका ने अपनी गाड़ी फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ा दी। वह पुलिस स्टेशन में, आप दीपक के साथ आकर उसे छुड़ा लीजिए। और फ़ोन कट गया। हड़बड़ाते हुए कविता जी ने दीपक के कमरे का दरवाज़ा फिर से खटखटाया। काफ़ी देर बाद वह उठा। कविता जी ने सारी बातें उसे बताई तो वह बोला, ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद वह तैयार होकर 2 सूटकेस हाथ में थामे कमरे से बाहर निकला। कविता जी बोली, अरे बेटा, इन सब की क्या ज़रूरत है? दीपक बोला, आंटी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके साथ नहीं जा रहा। पुलिस और कचहरी के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। दरअसल मेरा नाम दीपक नहीं, कुछ और है, परंतु वह मैं आपको नहीं बता सकता। पुलिस के चक्कर में पड़ने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह कहकर दीपक वहाँ से चला गया। कविता जी हतप्रभ रह गई। फिर उन्होंने अपने भाई को फ़ोन लगाया। श्याम जी ने कहा, तुम रो मत बहन, धीरज रखो, मैं तुरंत ही थाने पहुंचकर गीतिका को छुड़वा लाता हूँ। समेश जी को तुरंत बुला लो, तुम्हारी बेटी हाथों से निकल चुकी, अब तुम्हें बहुत धैर्य से काम लेना होगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आशा करता हूँ कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, तो यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो आपके साथ घुल मिल कर रहें। और दोस्तों, आजकल की घटनाओं को देखते हुए अपने बच्चों की देखरेख जरूर कीजिए ताकि आपके बच्चे गलत संगत में न पड़ जाएं। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।